सीटेट एग्जाम में आने वाले सीडीपी के 30 क्वेश्चन आज हम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 1 की बात करें तो किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक बचपन, तीसरा ऑप्शन है मध्य बचपन और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था को स्टैनले हॉल के अनुसार इसे तूफान और तनाव की अवस्था भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य पूछ रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे को एक जैविक प्रवर्ग के रूप में देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे को एक दैहिक सत्व के रूप में देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है बाल्यावस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं। चौथा ऑप्शन है बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। तो इसका आंसर है डी, यानी बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन है छात्र सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, यानी सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें फर्स्ट कथन दिया गया है तो बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती है। इनके तर्क में लिखा गया है बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। इनमें सही विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं करती है ए की। सेकेंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करती है ए की। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक प्रभावी अध्यापक। तो प्रभावी अध्यापक के बारे में क्या है? फर्स्ट ऑप्शन अविभेदित अनुदेशन और मानवीकृत आकलन पर बल देता है। ठीक है। और अब है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 है अपने विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं पर का ध्यान रखता है। ऑप्शन नंबर 3 है गलत उत्तरों के लिए विद्यार्थियों को दंडित करता है। ऑप्शन नंबर 4 है ज्ञान के ज्यों के त्यों पुनरुत्पादन पर बल देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, यानी अपने विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं शिक्षक एक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए? फर्स्ट है उनकी भ्रांतियों की पहचान करें लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है। उनकी भ्रांतियों के प्रयुक्तर हेतु अवसर प्रदान करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है भ्रांतियों को व्यक्त करने के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है उन्हें सीधे एक उपचारात्मक शिक्षक के पास भेजना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी उनकी भ्रांतियों के प्रयुक्तर हेतु अवसर प्रदान करना चाहिए, यानी उन्हें क्वेश्चन पूछने के लिए अवसर देना चाहिए। उनको डर के माहौल में नहीं रखना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए आज़ादी देना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्री योजना आलोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है? ब्लैक बोर्ड से शिक्षक द्वारा लिखे गए उत्तरों को नकल करना। सेकेंड ऑप्शन है मानक मंथन करना। थर्ड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के अनुच्छेदों को कई बार लिखना। ऑप्शन नंबर 4 है
परोक्ष और प्रत्यक्ष निर्देश देना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी मानक मंथन करना। अब हम क्वेश्चन 8 की बात करें तो बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगम बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर, सेकेंड ऑप्शन है त्रुटियां करने पर दंड देकर, थर्ड ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षिका द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पर खास ध्यान देकर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? गतिविधियों के अनुसार बैठक की आवश्यक व्यवस्था में परिवर्तन, बच्चों की प्रगति गुणवत्ता रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों जो कि कर रहे हैं उनमें तल्लीन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना न कर की। ऑप्शन नंबर बी है 12 अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर थर्ड है सृजनात्मक का सिद्धांत दिया। फोर्थ है बुद्धिमत्ता के एकल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच को समालोचन की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने में जिज्ञासा होती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है को अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाता है जिन्हें सभ्य करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 4 है निष्क्रिय प्राणी हैं जिन्हें शिक्षकों द्वारा नियंत्रण करने की जरूरत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो बायगोस्की पद्धति जिनमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है? खोज अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, क्रमादेशित शिक्षण, निर्देश, प्रतिपादन शिक्षण। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 क्या है? लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई या परिणाम पर आधारित करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास। सेकेंड ऑप्शन है अच्छा लड़का और अच्छा लड़की विन्यास। थर्ड ऑप्शन है आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। फोर्थ ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की।
तो लेव वायोस्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को सूचना हस्तांतरण करना और हूबहू पुनरुत्पत्ति पर बल देना। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों के चिंतन को आलंबन पाड़ प्रदान करना। या थर्ड ऑप्शन है इनाम व सजा का प्रयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहित करना। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी बच्चों को चिंतन बच्चों के चिंतन व आलंबन या पाठ प्रदान करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। तो वैन ड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? तो कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है इनके? फर्स्ट ऑप्शन है स्वचिंतन, सेकेंड ऑप्शन है प्रतिधारण, थर्ड है पुनरावृत्ति, फोर्थ है सार को दोहराना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी पुनरावृत्ति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 है क्या है? बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है क्या है? तो पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुवांशिक बुद्धि, सेकेंड है उत्पादक बुद्धि, थर्ड है सामान्य बुद्धि, फोर्थ ऑप्शन है वैश्विक बुद्धि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी, सामान्य बुद्धि। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 क्या है? विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? बहुभाषावाद, सेकेंड है अलगाववाद, थर्ड है नामीकरण, रूढ़िवादिता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए, बहुभाषावाद का प्रयोग एक शिक्षक के द्वारा करना चाहिए। अब इसकी 18 क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों से बोर्ड पर लिखी सामग्री को कॉपी करने के लिए कहना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड सी है छात्रों को रटने याद करने के लिए गद्यांश देना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ है छात्रों के व्यवहार को उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध द्वारा अनुकूलित करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए किसी भी बच्चे को। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के। तो इसमें अभिकथन दिया गया है। तो इनका अभिकथन क्या दिया गया है? अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। इनके कारण में क्या दिया गया है? बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, ना कि चक्रीय तरीके से। ठीक है, सही विकल्प क्या है इनके? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। थर्ड ऑप्शन क्या है? ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ए और आर दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्या है? क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? फर्स्ट ऑप्शन है हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञा पालन एवं आदर करने के मूल्यों की सीख मिलती है। सेकेंड ऑप्शन है हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन एवं यथार्थिक संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है नहीं,
विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। फोर्थ ऑप्शन है नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक अस्पष्टता में कमी आ जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 क्या है? वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा निराधार होती है और शिक्षक द्वारा इन्हें अत्यधिक हतोत्साहित किया जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों की सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक हैं। थर्ड ऑप्शन है वैकल्पिक अवधारणाएं वैचारिक परिवर्तन और संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाती है। फोर्थ ऑप्शन है वैकल्पिक अवधारणाएं केवल उन्हीं बच्चों में बनती है जिनमें तंत्रिका संबंधित कमी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा, वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों की सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है। सेकेंड ऑप्शन है विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावी है। फोर्थ ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था में विशिष्ट व्यवहार है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं होती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थियों में डैश का विकास करने में मदद मिलेगी। समालोचनात्मक चिंतन, सेकेंड ऑप्शन है अधीनता, थर्ड है आत्मकेंद्रीयता, फोर्थ है भ्रांतियां। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन होगा इसका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 क्या है? पुरुष स्त्री की उपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन फर्स्ट ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सही हो सकता है, सही है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? डैश चरण के दौरान अन्वेषण यानी खोज सबसे महत्वपूर्ण होता है। आरंभिक बाल्यावस्था, पूर्व विद्यालय, थर्ड है शिशु काल, फोर्थ है किशोरावस्था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4, यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है बच्चे अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण इसमें होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 क्या है? विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादों को भंग करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को उन रूढ़िवादों के साथ रहने देना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है ऐसा विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादी को चुनौती दे। थर्ड ऑप्शन है जो विद्यार्थी ऐसा रूढ़िवादी को व्यक्त करते हैं उनका मजाक उड़ाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है इसके अकादमिक क्षेत्रों के आकलन में उनके अंक कम कर देने चाहिए। तो इसके आंसर क्या होंगे? इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन्हें रूढ़िवादी को चुनौती दे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की।
तो बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मनुष्य के व्यक्तित्व के स्वतंत्र पहलू होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड है बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता केवल वातावरणीय कारकों से अर्जित की जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता में कोई अंतर नहीं होता। ऑप्शन नंबर फोर्थ है रचनात्मक और की अभिव्यक्ति के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, यानी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मनुष्य के व्यक्तित्व में के स्वतंत्र पहलू होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें अभी कथन दिया गया है। तो इसका कथन है एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देना चाहिए। तो इनके कारण में है सीखे गए संप्रयुक्तों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन हो जाता है। तो इसमें सही विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही है और आर सही की व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 28 का ए, यानी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो ले बायोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण के माध्यम से एक बच्चा भाषा के विकास में संगति करता है? फर्स्ट है उदासीन भाषा, सेकेंड है सामाजिक भाषा, आंतरिक भाषण। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 1 और 3, दूसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, तीसरा ऑप्शन है 2 और 3 और चौथा ऑप्शन है 1, 2 और 3 तीनों। ठीक है, तो इसके आंसर क्या होंगे? इनके आंसर होंगे डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास के किस अवस्था में है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवा अवस्था। तो इसके आंसर क्या होंगे? इसके आंसर होंगे ए, यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।